हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाले लेसन में, जो हमने पीछे भी किया था कल वाले वीडियो में। उसी में आज हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण का अर्थ और राष्ट्र निर्माण में जो सहायक तत्व होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ में एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में बाधक तत्व कौन से होते हैं और उनका उपाय क्या हो सकता है, हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम राष्ट्र निर्माण का अर्थ जानने से पहले हल्का सा हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है। कई बार हम राष्ट्र और राज्य को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि इन दोनों में अंतर होता है, बेसिक अंतर होता है दोनों में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्र और राष्ट्र मैंने दोनों लिखे हुए हैं। राज्य अलग बॉडी होती है, जबकि राष्ट्र एक अलग है। तो आप देखेंगे कि राज्य को हम स्टेट कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और राज्य के अंदर मुख्य रूप से 4 तत्वों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है, 4 बातों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले उसका एक निश्चित एरिया होता है जिसको निश्चित भूभाग कहा जाता है, और उसके साथ साथ दूसरी जो बात है उसकी एक जनसंख्या रहती है राज्य की, और तीसरी बात उसकी सरकार, और जो चौथा और महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। तो ये चारों तत्व एक राज्य के लिए आवश्यक हैं, जबकि एक राष्ट्र के लिए इन तत्वों का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए राज्य और राष्ट्र अलग अलग है। राज्य के पीछे मुख्य रूप से वैधानिक शक्ति काम करती है। आप देख सकते हैं वैधानिक बॉडी होती है राज्य, और इसके पीछे कानून की शक्ति कार्य करती है। यानी राज्य को हम कह सकते हैं राज्य शक्ति के बल पर चलता है, मुख्य रूप से आधारित होता है। शक्ति राज्य का आधार मानी जाती है वर्तमान युग में। और इसके अलावा हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र जो नेशन कहा जाता है जिसको, और ये जो नेशन है शब्द, ये लैटिन भाषा के नेशियो और नेट्स शब्द से बना है, जिसका लैटिन में अर्थ रहता है नस्ल, जाति या वंश। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका माना जाता है कि किसी एक क्षेत्र में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली समान नस्ल, समान जाति और समान संस्कृति वाली लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। परंतु अगर देखा जाए, हम हमारे देश की ही बात करें, अगर इसी परिभाषा के आधार पर चलें तो हमारे लिए इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय में जैसे जैसे राष्ट्रों का स्वरूप बदलता गया, राज्यों का स्वरूप बदलता गया, बड़े बड़े राष्ट्र बनते गए, तो उसी आधार पर इसके अर्थ में भी परिवर्तन आया। और बहुत सारे विद्वानों ने, जो राजनीतिक पंडित है, राजनीतिक विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएँ दी। कोई मुख्य रूप से जाति को आधार मानता है, नस्ल को आधार मानता है। तो आधुनिक समय में हाउजर जैसे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जाति और धार्मिक एकता या समानता के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी तत्व है वो है भावनात्मक तत्व। यानी उस राष्ट्र में जो जनता रहती है उनमें आपस में जुड़ाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना उनमें होनी चाहिए, तभी हम उसे राष्ट्र कह सकते हैं। विभिन्नताएं हो सकती है, लेकिन विभिन्नता में एकता का पाया जाना राष्ट्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम इनमें हमने अंतर किया, और राष्ट्र में देखते हैं कि सांस्कृतिक आधार पाया जाता है, और इसके विपरीत राज्य में जो हम देखते हैं कि वैधानिक यानी कानूनी शक्ति कार्य करती है। इसके आगे हम चलते हैं और राष्ट्र निर्माण के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण होता क्या है असल में? राष्ट्र निर्माण का अगर हम सामान्य अर्थों में अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना। और मजबूत राष्ट्र का निर्माण, प्यारे बच्चों, कोई केवल एक सरकार का ही कार्य नहीं होता। यद्यपि सरकार और राज्य उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। उस देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का आपस में सांस्कृतिक यानी नैतिक मूल्य किस प्रकार के उनको प्राप्त हुए, बहुत सारी चीज़ें मिलकर इसमें कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र निर्माण है ये एक लंबी प्रक्रिया है, व्यापक धारणा है। एक व्यापक धारणा होती है
जो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा कार्य किया और कह दिया कि राष्ट्र का निर्माण हो गया। नहीं, ये लगातार चलेगी। जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और अलग अलग जो हमारी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों के अंदर एक सामूहिक चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया जाता है। आप एक सामूहिक भावना उनके अंदर विकसित की जाती है और वो सभी एक विशेष प्रकार के हम कह सकते हैं कि देश के या हमारे राष्ट्र के बारे में सभी मिलकर एक साथ सोचें, एक साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करें। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कुछ भी हो, उन सबको एक साथ लाने के लिए कार्य किया जाता है और उनमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना विकसित की जाती है ताकि वो अपने अन्य पहचान को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय पहचान को प्रमुख बनाएं। और इस कार्य में मैं समझता हूं कि शिक्षा प्रणाली का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। साथ में जो सरकार कार्य करती है, जो उस समय का हमारा नेतृत्व होता है, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब हम इसमें जो हमारे प्रश्न बनता है कि पूछ लिया जाता है राष्ट्र निर्माण के सहायक तत्व जो राष्ट्र निर्माण में मददगार होते हैं, उन तत्वों के बारे में बताइए। तो उनमें कुछ तत्व होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो राष्ट्र निर्माण में सहायक की भूमिका अदा करती है। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि धार्मिक समानता पाई जाती है। जब धार्मिक समानता होती है लोगों के अंदर तो इस सामान्यता उनके आपस में जुड़ाव ज़्यादा होता है और आसानी से उनमें एकता की भावना उत्पन्न की जा सकती है, एकता की भावना पैदा की जा सकती है, उनको जोड़ा जा सकता है। तो धार्मिक समानता को इसका एक सहायक तत्व माना जाता है। जातिगत जातीय समानता की बात हम करते हैं तो जाति के आधार पर भी लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और अपने आप को एक दूसरे का नज़दीकी समझते हैं। जातियों की समानता भी इसमें एक सहायक तत्व का कार्य करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर जाति एक समान नहीं है तो वहाँ पर राष्ट्र निर्माण मजबूत नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वयं का जो राष्ट्र है वहाँ धर्म भी अलग अलग हैं और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जातियाँ भी अलग अलग हैं, परंतु उसके बावजूद हम विश्व के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। नस्ल की समानता, बिल्कुल नस्लीय जो समानता होती है उसमें बहुत सारे गुण माने जाते हैं कि लोगों में समान पाए जाते हैं। नस्ल के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो नस्ल की समानता को भी हम इसमें लेते हैं। उससे अगला जो पॉइंट आता है समान हित। तो एक समान जो हित होते हैं लोगों के कि सभी अपने हितों पर को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, टकराव नहीं होता, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक का कार्य करती है। भौगोलिक समानता को भी इसका या भौगोलिक एकता को भी इसका एक सहायक तत्व माना जाता है। अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा एक समान भौगोलिक स्थिति वाले लोगों में आपसी जुड़ाव पाया जाता है। ये हम सामान्यतः हमारे देश में भी कई बार महसूस करते हैं। नेक्स्ट जो इसका है समान इतिहास। जिन लोगों का पिछला इतिहास एक समान रहा हो, यानी समान इतिहास से वो आए हैं, उनमें आपस में जुड़ाव की भावना पाई जाती है। और समान इतिहास के अंदर हम जिस प्रकार अगर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जब हम सब उसके बारे में सोचते हैं, हमारे जो नेशनल हीरोज़ थे, हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, वो सभी देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, परंतु सभी का उद्देश्य हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाना था। इसलिए हम पाते हैं कि जो समान इतिहास है वो काफ़ी हद तक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो भाषा संस्कृति और लंबे समय से जो परंपराएं हम निभाते आ रहे हैं, उन परंपराओं के आधार पर भी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। और इस प्रकार जो समान भाषा है, संस्कृति है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं वो सब हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती है। अगला राजनीतिक महत्वाकांक्षा की हम बात करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मतलब है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चाहे विभिन्न राजनीतिक दल हों, विभिन्न राजनीतिक दल कार्य भी करते हैं, हमारे देश में भी करते हैं, परंतु उन सबका जो मुख्य भाव है वो यही होना चाहिए कि वो राष्ट्र की मजबूती के लिए कार्य करते रहे। समय समय पर सरकारें दलों के अनुसार बदलती रहती हैं, परंतु हमें कम से कम एक बात पर तो अवश्य सहमत होना चाहिए
कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी सरकार आएगी, वो हमारी जो राष्ट्रीय भावना है हमेशा उस पर अडिग रहेगी और उसके लिए कार्य करती रहेगी। और हमारे देश में ऐसा किया भी जा रहा है लंबे पिछले समय से। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे कोई भी काल रहा हो, कोई भी समय रहा हो, प्राचीन समय से लेकर आज तक शिक्षा व्यवस्था हमेशा ही अपना योगदान देती है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं होगी, अच्छी होगी, नैतिक मूल्यों का, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास बचपन से ही विद्यार्थियों के अंदर किया जाएगा तो आगे चलकर वो अच्छे नागरिक साबित हो पाएंगे। तो हमने ये कुछ पॉइंट जाने जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सहायक तत्वों का कार्य करते हैं, मददगार सिद्ध होते हैं एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में। जबकि कुछ बाधक तत्व भी हैं जो सामान्यतः इन्हीं से जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब है जब विभिन्न संप्रदायों के लोग एक दूसरे संप्रदाय से घृणा करने लगते हैं और फिर वो घृणा धीरे धीरे उनके बीच संघर्ष का रूप ले लेती है। और जब वो संघर्ष का रूप लेती है तो कई बार देश के विभाजन का कारण भी बनती है। हम स्वयं इसको भुगत चुके हैं। 1947 में हमारे तो देश का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था, जब सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। यानी कि ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि या तो हम गृह युद्ध का सामना करें या देश का बंटवारा स्वीकार करें। और मजबूरीवश कहिए या कुछ भी परिस्थितिवश कहिए, हमें इस चीज़ को हम पहले ही इतिहास में भुगत चुके हैं और बहुत बुरी तरह से इसके हमें पे करना पड़ा था, इसके रिजल्ट आए थे। जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद, अगर सभी जातियां आपस में बिल्कुल ठीक ठाक रहें, आपस में एक दूसरे से मेलजोल की भावना बनाते हुए निवास करें, ठीक है, लेकिन परंतु कई बार जातियों के आधार पर भी लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं, भड़क भी जाती हैं और फिर वो जातीय दंगे एक प्रकार से हिंसक रूप धारण कर लेते हैं और आगे चलकर वो कई बार राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो जो जातिवाद है ये भी खतरनाक है। क्षेत्रवाद, हमें सबसे पहले, अभी हम शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे थे तो उसमें भी इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्र की जो प्रेम की भावना है, यानी राष्ट्रीयता की जो भावना, उसका विकास किया जाना चाहिए। परंतु कई बार देखने में आता है कि कुछ क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जब क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं एक हद से आगे चली जाती हैं तो फिर वो राष्ट्र के लिए खतरनाक रूप धारण कर लेती है। और जब कोई भी क्षेत्र अपने आप को राष्ट्र से अलग समझना शुरू कर देता है, अपने लिए कुछ विशेष ज़्यादा जो राष्ट्रीय भावनाओं से भी ऊपर चली जाती है, राष्ट्र हित से भी को पीछे रख के भी अपने क्षेत्र के लिए जब वो विशेष मांग मनवाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्षेत्रवाद नाम देते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, गरीबी और निरक्षरता। गरीबी के कारण भी बहुत सारी बुराइयां पनपती हैं जो एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाधक सिद्ध होती हैं। निरक्षरता, क्योंकि निरक्षर लोगों को थोड़ा हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कम होता है, संविधान की या कानून की या राज्य के नियमों की जो भी है वो समझ थोड़ी कम रहती है उनकी, जिस कारण से निरक्षरता हमेशा ही किसी अच्छे राष्ट्र के, मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाधक होती है। और हम कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अच्छी तरह से साक्षर नहीं होगा तो वो रोजगार के क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। अगली जो बात है, असंतुलित विकास। कोई भी राज्य है, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी सरकार है, उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास करें, अपने संसाधनों का अधिक से अधिक समुचित उपयोग करते हुए। परंतु कई बार देखने में आता है कि जो विकास है वो असंतुलित हो जाता है, यानी कुछ वर्गों का विकास ज़्यादा हो जाता है, कुछ वर्गों का विकास कम हो जाता है। इस प्रकार वो एक प्रकार से विकास न रहकर लोगों में आपसी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर देता है, जो बाद में हमें पे करना पड़ता है, किसी भी राष्ट्र को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। सांप्रदायिक राजनीतिक दल, अगला जो हमारा पॉइंट है, जो सांप्रदायिक राजनीतिक दल है वो हमेशा ही देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो अपने संकीर्ण निजी हितों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रहित को दांव पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार के जो राजनीतिक दल है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगला हम देखते हैं
कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बेहतर शिक्षा प्रणाली की बात हमने सहायक के रूप में की थी। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हमेशा ही एक ऐसे नागरिक उत्पन्न करेगी जो देश के ऊपर बोझ बनेंगे। देश के लिए अच्छे नागरिक उत्पन्न करना ये उस देश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे परम कर्तव्य और परम कार्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार, चाहे हम कुछ भी कितनी भी अच्छी स्थिति में चले जाएं, परंतु जब भ्रष्टाचार पनपता है किसी भी व्यवस्था के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो उसको 100% अपना सफलता की ओर नहीं जाने देता। और भ्रष्टाचार के कारण कोई भी राष्ट्र उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता जिस स्तर पर उसको पहुंचना चाहिए। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है इस मामले में। कमज़ोर प्रशासन, यदि किसी राष्ट्र का प्रशासन कमज़ोर होगा तो वो हमेशा ही राष्ट्र निर्माण में बाधक सिद्ध होगा। एक मजबूत सरकार, एक मजबूत नेतृत्व, मजबूत प्रशासन हमेशा ही राष्ट्र निर्माण में मददगार सिद्ध होते हैं। आगे अगर हम बात करें राजनीति का अपराधीकरण, क्योंकि आज लोकतंत्र है, विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर कार्य करते हैं, बहुत सारे नेता, और हमारे नेता हमारे लिए एक प्रकार से रोल मॉडल का ही कार्य करते हैं। अगर वहाँ पर अपराधीकरण बढ़ गया राजनीति का, तो अपराधी लोग उसमें शामिल हो गए, तो वो कभी भी देश हित में हम नहीं सोच सकते कि वो ज़्यादा कार्य करेंगे। अगला हमारा जो इसमें पॉइंट आता है कि इन बाधक तत्वों को दूर करने के उपाय क्या है। दूर करने के उपाय भी हम इन्हीं में से निकालते हैं, इन्हीं में उपाय है, क्योंकि जहाँ बुराई है उसका वहीं से निकलेगा जो हल है वो भी। तो सबसे पहले तो जो सांप्रदायिकता की भावना है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए। और उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि धार्मिक सद्भाव की भावना को बढ़ाया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या कहीं पर भी कोई तुष्टीकरण जैसी बात नहीं होनी चाहिए। जातिवाद में भी यही बात रहती है कि विभिन्न जातियां एक दूसरे से घृणा कब करती है, जब किसी जाति को सुविधाएं ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, किसी का विकास ज़्यादा हो, दूसरी का कम हो, तो उस आधार पर वो एक दूसरे से घृणा करती है और फिर जातिवाद की भावना आती है। तो इस प्रकार हमें शुरू से ही ये उस राज्य सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि वो एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए इस प्रकार की भावनाओं को न पनपने दे। आगे क्षेत्रवाद कब जब पनपता है, जब उस क्षेत्र का या तो कम विकास हुआ हो या कोई वहाँ पर विशेष कारण रहा हो, तब वो जाके क्षेत्रवाद पनपता है। तो ये सरकार का, जो राष्ट्रीय सरकार है, उसका कर्तव्य बन जाता है कि किसी भी क्षेत्र को पीछे न रहने दें और इतना पीछे न कोई क्षेत्र रह जाए कि वो बाद में अपने लिए कहीं अलग अस्तित्व ढूंढने लगे। अगला हमारा जो बात आती है, गरीबी और निरक्षरता को दूर किया जाना चाहिए। गरीबी की बजाय बेरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। बेरोजगार आएगा तो अपने आप ही गरीबी कम होगी। तो हमें गरीबी को भी दूर करने पर बल देना चाहिए ताकि हम एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की तरफ कदम बढ़ा सकें। अगला होता है जो असंतुलित विकास है, यानी वर्ग के आधार पर या किसी जाति के आधार पर जब विकास में असंतुलन आ जाता है तो वो असंतुलन हमेशा विनाश का कारण बनता है, यानी आप कह सकते हैं कि वो हमेशा राष्ट्र को तोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इस प्रकार का विकास करिए कि सभी वर्गों में आपस में एक संतुलन बना रहे, बहुत ज़्यादा अमीरी या बहुत ज़्यादा गरीबी इसमें न आए। सांप्रदायिक राजनीतिक दल जो बड़ा खतरा होते हैं लोकतंत्र के लिए भी, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी, इस प्रकार के जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर वो इस प्रकार की भावनाएं भड़काते हैं या इस प्रकार की भावनाओं को हवा देते हैं तो उन राजनीतिक दलों को जो नेता है उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि यही नेता हमारे रोल मॉडल होते हैं। बहुत सारी जनता पर इनके एक एक बयान का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाना चाहिए और इसके अलावा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा ही सरकार को कठोर से कठोर कानून नियम बनाने चाहिए ताकि जो हमारा देश है, जो भी राष्ट्र है, वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में कार्य कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेसन था उसमें हमने टॉपिक लिया था राष्ट्र निर्माण का अर्थ, इसके सहायक तत्व, बाधक तत्व, हमने कुछ राज्य और राष्ट्र में अंतर किया, राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या होता है। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को आज कवर किया। कल जो हमारा विषय रहेगा वो
रजवाड़ों का विलय, इसी लेसन यही, लेकिन टॉपिक रहेगा रजवाड़ों का विलय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।